जब आप बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हों या ऐसी बात कर रहे हों जिसके लिए माशरे में बर्दाश्त कम है, तो जो भी आपका मेज़बान है या मॉडरेटर है, उसकी अपनी शख्सियत बहुत अहम होती है उसमें। और चूँकि वो सब खुद बहुत धीमे आदमी हैं, तो उन कंट्रोवर्शियल मामलात को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस मुबाहिसे को कंडक्ट किया। अब्दुल रऊफ की मेज़बानी महसूस ही नहीं होती थी कि वो कोई बड़े पेडेस्टल से बोल रहा है। वो कैजुअल इजी होके बात करते थे और वो ये तसल्ली दिलाते थे कि वो उन सब में से हैं जो ऑडियंस बैठी हुई है, और जो पैनल है वो उस पैनल के हवाले से भी इंतहाई इनकसारी के साथ बात करते थे, जो मैं समझता हूँ एक एंकर को करना चाहिए कि वो इज पार्ट ऑफ द शो। तो ही इज एंकर ऑफ द शो, बट वो पार्ट ऑफ द शो लगते थे। एक एंकर के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात होती है वो उसका नज़रियात का फ़्लो है, यानी किसी जगह पे कोई वो थम ना सके ताकि एक तसलसल जो है वो गुफ्तगू का जारी रहे। और मैं समझता हूँ कि उसमें ये बड़ी क्वालिटी है रऊफ़ में कि वो जिस वक्त अपने जो भी मेहमान होते हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं तो आगे बात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि बात आगे बढ़े, एक ही जगह पर ठहर न जाए। होस्ट के तौर पे आई थिंक वो चंद वाहिद पाकिस्तान के टीवी होस्ट में होंगे जिनके बारे में मैंने कभी आज तक सुना नहीं। हो सकता हो उन पे कोई इल्ज़ाम कि ये फ़लाँ पार्टी के हैं या ये फ़लाँ एजेंडा पुश करते हैं या ये इनका जो है इस पार्टी की तरफ इनका जो है रवैया नरम है या इनके जो ओपिनियंस हैं वो इस तरह के हैं। और रऊफ़ जो है मेरा ख़्याल है ज़्यादातर न्यूट्रल रहने की कोशिश करते थे, और ना सिर्फ ये करने के लिए कि जिसमें एक प्रेजेंटर जो है वो एक प्रोग्राम शुरू करता है और प्रोग्राम के बीच में जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी कह दे, प्रोग्राम के आखिर में प्रेजेंटर जो है वो सही साबित होता है। तो मेरा ख्याल है उनकी ये कोशिश जो है इस तरह की नहीं रहती थी। कंपेयर ने, मेज़बान ने अपनी राय मुसल्लत करने की कभी कोशिश नहीं की। वो चाहते तो ऐसा कर सकते थे और कभी बहस को अपने गिर्द घुमाने की कोशिश नहीं की। कैपेसिटी उनमें बहुत थी, ज़हीन आदमी हैं, मगर ये कि दूसरों को मौका दिया बात करने का। फिर प्रोग्रामों में तू तकार बहुत होती है, झगड़ा बहुत होता है, हत्ता कि अब तो उससे आगे बढ़कर ऐसा लगता है कि एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेंगे। ऐसा कभी कोई मंजर इस प्रोग्राम में देखने में नहीं आया। अब्दुल रऊफ साहब जो हैं, देखिए वो हमारे मीडिया के उन चंद लोगों में से हैं जिनका शुमार पढ़े लिखे लोगों में होता है। वो एक दानिश्वर हैं, तालीम याफ्ता है, उस्ताद रहे हैं, अंग्रेज़ी अदब पर, उर्दू अदब पर उनकी गहरी नज़र है। उन्होंने मीडिया के मामलात की तालीम हासिल की है बाकायदा। तो इस लिहाज से उनके और दूसरे बेशुमार एंकर्स के दरमियान एक बड़ा बुनियादी और जौहरी फ़र्क है। मेरे नज़दीक अच्छा एंकर वही होता है जो बिल्कुल जिस तरह का ज़िंदगी में है उसी तरह का नज़र आए। और ये जो है मतलब मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये कोशिश नहीं की प्रोग्राम करते हुए कि मैं मसनूई तरीके से कोई अपनी आवाज़ के ज़ीरो बम के ज़रिए से चीख फाड़ के और आंखों में आंसू ला के या मतलब एक हिजानी कैफियत तारीक करके ऑडियंस को अपने साथ में लाने की कोशिश करूं। अगर आप सच बोल रहे हैं तो सच आप आम अंदाज में भी बोल सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैं भी बात करूं इस तरह से भी बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए अच्छे एंकर के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका मुताला अच्छा हो, उसका एनालिसिस अच्छा हो और उसके साथ साथ वो मसनूईपन का शिकार ना हो। कभी भी मसनूईपन का शिकार नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल में मैंने तो कम से कम यही कोशिश की है इस 9 बरस में। शायद यही हमारी कामयाबी भी रही जिसकी वजह से हम 9 बरस तक चलते रहे, इस प्रोग्राम को चलाते रहे। बहुत तवील वक्त होता है इस तरह के प्रोग्राम को लेके वंस अ वीक प्रोग्राम करना और उसको 9 बरस तक चलाना। रऊफ साहब जिनको मैं बहुत करीब से भी जानता हूँ एक तरह से, मुझे खुशी है कि उनका ताल्लुक़ फ़नून से भी है। वो किताबें भी पढ़ते हैं, सिनेमा से भी उनकी दिलचस्पी है, अदब से भी उनकी दिलचस्पी है। और ये ज़रूरी है कि जो मेज़बानी करे इस तरह के प्रोग्राम की, वो दुनिया को देख सकता हो, मसाइल को समझ सकता हो, उसके इल्म में बहुत सी बातें हों, उसका जो एक वर्ल्ड व्यू हो, वो एक रोशन ख्याल जहन रखता हो। तो मैं समझता हूँ कि रऊफ साहब में ये सारी खूबियाँ थीं।
ना हमने कभी देखा कि लोग लड़े झगड़े हों, ना हमने कभी ये देखा कि मेज़बान बहुत ज़्यादा चीख चीख के बोल रहा है अपनी वो इल्मियत जताने के लिए, ना हमने कभी ये देखा कि वहाँ से लोग कोई नाराज़ हो के उठे हों, बल्कि वो हर कोई अपनी बात को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करता था। रऊफ साहब बहुत ज़्यादा स्पेस दिया करते थे, डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया करते थे, और मेरे जैसे लोग जो कि बहुत वैसे ही सिलेक्टेड होते हैं, चूज़ी होते हैं कि हमें किस प्रोग्राम में जाना है, किस प्रोग्राम में नहीं जाना, हमें कभी भी, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हुई कि मुझे जब भी रऊफ साहब ने बुलाया तो मुझे होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर फील हुआ हमेशा कि उन्होंने हमेशा ऐसे मौज़ूआत रखे कि हमें लगा कि हमने उसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हम वहाँ पे कुछ गए हैं, कुछ खुद सीख के आए हैं और कुछ अपनी सुना के आए हैं, लेकिन हमें मीडिया में और कोई इस तरह का प्रोग्राम नज़र नहीं आता कि जिससे बंदा सेटिस्फाई हो के उठ के आया करे। यूँ तो प्रोग्राम 50 मिनट का दायरा बहुत वसी है, मगर समाजी तजादात और गूनागू मसाइल की जानिब अवामी रवैये इसका अहम मौजू रहे। यूं चंद प्रोग्रामों में से एक है जो अवाम में जाकर इन्हें अपना माफियूज ज़मीर बयान करने का मौका देते रहे। मेहनत कशों की फरियाद हो या बिजली के सताए अवाम। आटा है साढ़े घर कोई नहीं, रोटी आओ कितने पकाइए, कहते गैस है नहीं, चलो बालन ते बाल लो, केड़े पासे जाइए, केड़े पासे खुदकुशी कहते आए हराम। डकैतों के हाथों लुटे शहरी हों या घरेलू तशद्दुद का शिकार खवातीन, महंगाई का मातम करते लोग हों या जाली हकीमों के दाम में फंसे इंसान, गुर्दे बेचने जैसे घनावने कारोबार की तफ्तीश हो या जाली पीरों फकीरों के फरेब, बिजली चोरी के हथकंडों पर छापे हों या घरों से भागे बच्चों की महरूमियाँ। 50 मिनट ने हमेशा सबूत पेश किए हैं और गैर जानिबदारी से सही और गलत पर बहस की है। दरअसल 50 मिनट ने टीवी शो को स्टूडियो से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया और हर जगह आवाम को खुद का मुंतजर पाया। हमने ये सोचा कि बहुत सी बार तो ये थे कि आवाम को हम अपने स्टूडियो में दावत दे लेते थे कि यहाँ आके हमारे साथ बात करें और हमारे पैनलिस्ट भी उनके साथ बात करें और एक डायलॉग का सा समा पैदा हो। लेकिन बहुत से मौके पे हमें ये एहसास होता था कि शायद उन तबकात तक हम पहुँच नहीं पाते या वो हम तक नहीं पहुँच पाते, स्टूडियो तक उनकी पहुँच नहीं है कि जिनसे बराह रास्त हमें बात करनी चाहिए और उनकी बात को उन अरबाब अख्तियार तक पहुँचाना चाहिए जो इन मसाइल को हल करने की इस्तात रखते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम सड़क पे ले जाएं और हमने आवाम के दरमियान में जाके, चाहे वो फैसलाबाद के अवाम हों, गुजरांवाला के हों, सियालकोट के हों या दूसरे छोटे अजला के हों, उन तक हमने जाके उनसे बात करने की कोशिश की। और मेरे ख्याल में पेश नज़र हमारे यही था कि इनकी बात को पहुँचाया जाए आगे तक, इनकी आवाज़ को जो बड़ी अवामी आवाज़ है उनको पहुँचाया जाए अरबाब इख्तियार तक। जो उस प्रोग्राम का फॉर्मेट है वो जुमलेबाजी या आपस की जो इख्तलाफात में उलझने की बजाय अवाम को मसाइल की बुनियाद समझने की एक मौका फराहम करता है और इस लिहाज से इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स को पैदा करके एक कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहा है ताकि पाकिस्तान के अवाम जब अपने कौमी मामलात के फैसले करें तो वो बाखबर हों। मैं समझती हूँ जब ये प्रोग्राम वापस आएगा, जो भी ब्रेक लेनी है उसके बाद, तो इसको सिर्फ सोशल इश्यूज़ ही नहीं, थोड़े सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ भी उठाने चाहिए, या ये कि सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके पॉलिटिकल एंगल्स जो होते हैं उनको भी टच करना चाहिए। और जितनी डेप्थ में अभी एनालिसिस जाता है थोड़ा और गहराई से इसको देखना चाहिए। 50 मिनट प्रोग्राम जो जियो का है बड़ा मकबूल प्रोग्राम, इसमें कई दफ़ा मैंने शिरकत भी की और मुझे बड़ा पसंद प्रोग्राम इसलिए रहा क्योंकि इसमें मुख्तलिफ शख्सियात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और अवाम की खुद नुमाइंदगी शामिल थी। और इसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ रऊफ साहब को, वो एक मुनफरद किस्म के कॉम्पेयर, उन्होंने अवाम को पार्टिसिपेट करना, जमहूरी तरीके से सबको शामिल करना और बड़े अच्छे अंदाज में शाइस्तगी के साथ और सबको साथ लेके चलने के साथ प्रोग्राम को आगे लेके दिलचस्प बनाना। तो मैं समझता हूँ कि ये जियो का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम और इसमें रऊफ साहब और पूरी जियो की जो टीम है प्रोड्यूस करने वाली 50 मिनट को उसको क्रेडिट जाता है। सकाफत की रंगारंगी हो या खेल का जुनून, कौमी खुशी का इजहार हो या मजहबी त्योहारों की अकीदत,
उम्मीदों इरादे के दावे हों या मिजाजो नज़र के मोती, 50 मिनट आवाम के साथ उनकी खुशियों में शरीक रहा, उनके एहसासात को जिला बख्शता रहा, उनके जज्बात की आवियारी करता रहा और उनके जोश को गरमाता रहा। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे नज़दीक किसी भी तहज़ीब की तरक्की हमजहती होती है। यानी ये कि अगर वो मौसीकी के मैदान में तरक्की कर रहे हैं तो वो साइंस के मैदान में भी तरक्की कर रहे होंगे, वो ड्रामे में भी तरक्की कर रहे होंगे, वो खेलों में भी तरक्की कर रहे होंगे। आप तमाम जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरक्की को देख सकते हैं। और जिनके यहाँ ज़वाल होता है वो भी हमजहती होता है। यानी वहाँ पे अगर साइंस की का तनज़्ज़ुली का दौर जारी है तो साथ ही आप देखिएगा कि वहाँ पे अदब भी ज़वाल पज़ीर होगा, वहाँ की फ़िल्म भी ज़वाल पज़ीर होगी, वहाँ का मौसीकी भी ज़वाल पज़ीर होगी। तो हम जो इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते थे जहाँ पे कल्चर और मौसीकी और सिनेमा और इसकी बातें करते थे, तो बुनियादी तौर पर लोगों को ये आगाही देने की कोशिश करते थे कि हम इन मैदानों में भी चाहते हैं कि आप तरक्की करें ताकि हमारी तरक्की कहीं यकरंगी ना हो जाए और यकरंगी होने के बायस कहीं हम पीछे ना रह जाएं। मेरे ख्याल में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें अपने मद्देनज़र रखना चाहिए। और इसी वजह से हम बात ये करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिसर्च करो और दुनिया की तरक्की के बारे में जानने की कोशिश करो कि वो किस तरह से हर मैदान में आगे बढ़ रहा है। मैं 50 मिनट शो के लिए बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आई वांट कि इसको अप्रिशिएट किया जाए। यूथ को बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं इसमें अपने आप का अपना टैलेंट शो करने के लिए। तो आई वांट कि इसको चलते रहना चाहिए और जितना अच्छा हो सकता है और होना चाहिए। मैंने बहुत बार पार्टिसिपेट किए बीनियो की तरफ से इसमें, तो ये बहुत अच्छा है। आई जस्ट लाइक दिस शो। Definitely ji, he's a very great host and he was conducting the show very nicely and I'm sad that it's getting closed but I'm waiting for the next season. हाँ, जहाँ तक उनके ड्रेसिंग का सवाल है, जो उनके कलरफुल कुर्ते होते थे वो बहुत बड़ी एक अट्रैक्शन होती ऑडियंस के लिए। जहाँ तक कुर्तों का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बात बताऊं कि दो लोग मेरी ज़िंदगी में उनसे बड़ा मुतासर रहा उनके कुर्तों की वजह से। एक तो प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर इकबालियात के उस्ताद थे, वो हमेशा सफ़ेद शलवार कुर्ते में मैंने उनको देखा है। और दूसरे शुएब हाशमी साहब, अगर आपको याद हो तो शुएब हाशमी साहब के कुर्तों में बड़ी जिद्दत हुआ करती थी। मेरा ताल्लुक भी चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से है, वहीं से मैंने ये रिवायत अपनाई और उनकी देखा देखी मैंने भी कुर्ते पहनने शुरू किए। कुर्तों के साथ के ज़माने में खेड़ियाँ पहना करता था। तो मतलब ये कि बड़ा मज़ा आता था एक इनफरादियत अपनी बरकरार रखने का। आपको अच्छी लगी तो मुझे बहुत खुशी हुई। 50 मिनट जो शो था बेसिकली इसे बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स वगैरह पे फोकस करता था। जनरल पब्लिक जो थी इसको एक अपना ओपिनियन देने का एक आइडिया होता था, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। और मैंने पर्सनली भी पार्टिसिपेट किया, 2-3 टाइम इनके सेट पे गया हूँ। दे डू आंसर योर क्वेश्चंस बेसिकली। आई थिंक 50 मिनट को दोबारा उन्हें ऑन एयर करना चाहिए बिकॉज उन्होंने काफ़ी एज इन एलिमेंट्स को कवर किया है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एंटरटेनमेंट की भी उन्होंने एक लेयर दिखाई है बीच में। तो आई थिंक इस तरह के प्रोग्राम्स को ज़रूर प्रमोट करना चाहिए और जो हम अपने ओपिनियंस वॉइस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उनके उसके फेवर में हैं। आई थॉट दैट जो 50 मिनट है इट वाज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टूडेंट्स आके दे इंडल्ज इन अ पीसफुल डायलॉग एंड दे टॉक अबाउट all issues of our society right now, चाहे वो religion है, चाहे वो politics था, whatever that it was. 50 मिनट प्राइम टाइम पे मेरा ख्याल है एक वाइज संजीदा प्रोग्राम था जो यूथ के इश्यूज़ को एड्रेस करता था। इसमें ना सिर्फ मासिस के लिए दिलचस्पी होती थी बल्कि इंटेलेक्चुअल्स के मौज़ूआत को भी ज़ेर बहस लाया जाता था। स्पेशली रिलीजियस मौज़ूआत पर जो बात होती थी वो मेरे ख्याल से एक बहुत बोल्ड स्टेप था। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे एक फुकदान रहा है एकेडमिया का और आम लोगों का कि यूनिवर्सिटियों का, जामियात का जो ताल्लुक़ है आम लोगों से बिल्कुल नहीं है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एक हद्दुल इम्कान कोशिश की गई है कि आम लोगों तक जामियात में जो होने वाला काम है उस तक रसाई दी जाए और जो तालिब इल्मों का नुक्ता नज़र है, जो असातिज़ा इकराम का नुक्ता नज़र है, उसको आम फहम बनाया जाए। इन्होंने जितने अच्छे इश्यूज़ उठाए हैं, कुछ प्रोग्राम्स में मैं भी उसका हिस्सा रही हूँ, लेकिन एज अ व्यूअर भी मैं इस प्रोग्राम को बहुत इन्जॉय करती रही हूँ क्योंकि कम ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पर आपको यंग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, जो व्यूअर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है। तो उस लिहाज से एक सीरियस प्रोग्राम रहा जिसका डीपर एनालिसिस था और बहुत अच्छे मौज़ूआत उठाए। कोई सवाल या सवाल करने वाला ऑडियंस में से का नौजवान ही है और जो फुरुआत की तरफ जाने लगे तो वो रोक देते हैं बड़े तहम्मुल से और
इस अंदाज से कि पता ही नहीं चलता जो सवाल करने वाला है कि इसको रोक दिया गया है क्योंकि वो गैर मुहम्मिल हो रहा है, तो मुहम्मिल हो रहा है या उसकी उसका रुझान उस तरफ जा रहा है जहाँ कि वो रेलेवेंट नहीं रहा। प्रोग्राम आखिर किसी के ऊपर तो मुनहसर होता है, और यह प्रोग्राम रऊफ साहब के भी था। वो भी अपने ख़ास कपड़ों में जो मौजू के मुताबिक रंग तब्दील करके आ जाया करते थे, और उनकी गुफ्तगू में भी मालूम होता था कि उन्होंने पहले अपना होमवर्क कर लिया हुआ है और उनको अंदाज़ा है कि नई नस्ल किस जानिब पूछना चाहेगी और क्या सवालात करना चाहेगी। और अगर सवालात नहीं आते थे तो मैं देखता था कि वो उकसा देते थे कि उस किस्म के सवालात पूछे जा सकें। तो एक लिहाज से लहर बहर थी, और कोई किसी किस्म की उस प्रोग्राम को देखने से आसाब पे दबाव नहीं पड़ता था, बल्कि सुकून मिलता था। ऑडियंस की शिरकत जो है वो जाली नहीं होती थी। ये नहीं होता था कि पहले से लोगों को सवाल बताए गए हों कि तुम ये पूछ लेना, तुम ये पूछ लेना। वो ऑडियंस की शिरकत जो है वो जेन्युइन होती थी। और मैंने जब भी शिरकत की है तो मुझे सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल चीज़ लगी है वो ये कि प्रोग्राम के बाद जब आप ऑडियंस से बात करते हैं तो उसकी राय जानते हैं किसी मसले के बारे में, तो ये है कि जो ख़ुद आप अपनी तरफ से बड़े दानिश्वर बन के जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद आप कई नई चीज़ें सीख के आते हैं, कई नए रवैयों के बारे में आपको पता चलता है जो कि आपको पहले पता नहीं होता था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पहला तजुर्बा हमने जियो टेलीविज़न से किया, जहाँ पे हमने ऑडियंस को साथ मिला के, आवाम को साथ मिला के प्रोग्राम करने की कोशिश की। इस तरह के प्रोग्राम बाहर की दुनिया में होते थे, जैसे डॉनहयू शो है, बहुत ही मशहूर शो हुआ करता था। इसी तरह से और लोगों ने भी मतलब वो शोज़ किए हैं। तो मेरे जहन में कम से कम जब मैंने सबसे पहले एक इन्फ्लुएंस लिया तो वो डॉनहयू शो हुआ करता था, जिससे मैंने इन्फ्लुएंस लिया और मैंने सोचा कि कभी पाकिस्तान जाके, जब मैं अमेरिका में पढ़ता था, तो मैं इस तरह का शो करूँगा। ऑडियंस के बगैर शो भी बड़े मज़े के होते हैं, ज़ाहिर है उसमें एनालिसिस होते हैं। हमारे यहाँ जैसे हामिद मीर साहब का प्रोग्राम है, या कामरान खान करते हैं, या नजम सेठी साहब का प्रोग्राम है। लेकिन ऑडियंस के साथ शो करना एक मुख्तलिफ तजुर्बा है, जिसमें आप यानी आपके सामने उसी वक्त जो लोग बात करने वाले हैं उनको जवाब भी मिलता है या सवाल भी उठते हैं। तो एक बहुत ही मुख्तलिफ तजुर्बा है, और मेरे ख्याल में इस तनव्वुर के साथ इस तजुर्बे को जारी रहना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला तो हम जियो टेलीविज़न से इस तरह के प्रोग्राम दोबारा पेश करने की कोशिश करते रहेंगे। ख़ास तौर पर अपने नौजवानों को एक उस्ताद की तरह, जिस तरह कोई सुकरात किसी को रास्ता दिखाए गुफ्तगू करते हुए, वो रास्ता दिखाते रहे हैं। मैं तो ये ख्वाहिश करूँगा कि वो ख़ुद बैठकर और आपके इंतज़ामिया के साथ बैठकर इसी किस्म के प्रोग्राम को एक नए अंदाज से अगर पेश करना चाहते हैं तो पेश करें, वरना उनकी कमी बड़ी महसूस की जाती रहेगी। और लोग कुछ अर्सा तो टेलीविज़न पर 50 मिनट का चंद मिनट इंतज़ार करते रहा करेंगे। उनकी खूबी ये थी कि उन्होंने कभी चीख पुकार नहीं की, वरना आम तौर पे हमारे जो एंकर पर्सन हैं आजकल, उनका ख्याल ये है कि उन्हें अपनी आवाज़ कौम तक पहुंचाने के लिए माइक की ज़रूरत नहीं है। वो जिस अंदाज से बोलते हैं, चीख पुकार करते हैं, उसमें माइक की ज़रूरत नहीं रहती, और उनकी आवाज़ बग़ैर माइक के भी सारी कौम तक पहुंच जाती है। तो 50 मिनट के जो मेज़बान थे, उनका जो अंदाज़ था बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बग़ैर कोई चीख पुकार किए, बग़ैर कोई हंगामा किए, जिस तरह वो कम्युनिकेट करते थे वो बहुत अच्छा लगता था। और मैं समझता हूँ कि कमी महसूस होगी उनकी इस प्रोग्राम के बंद हो जाने के बाद। इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं उनको रिवाज देने की ज़रूरत है। 50 मिनट के हवाले से जो मेरी अच्छी यादें हैं, मेरे बच्चों की हमारे जो मेरे साथ यूथ ग्रुप जाया करता था, हमारे कॉलेजेस के बच्चे, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, उनकी यानी मैं फ़ीडबैक आपको दे रही हूँ, अपना फ़ीडबैक भी दूंगी, लेकिन उनका कि हमें कभी भी रऊफ़ अंकल से यानी कोई चीज़ हम तशना नहीं लेके उठते थे कि जी बस जैसे आजकल के मीडिया में बड़ा एक मौजू चल रहा होता है कि आप एक तीली लगा देते हैं और मौजू को तो उछाल देते हैं, मगर उसकी सल्यूशंस कोई नहीं होती। तो ये डिस्कशंस और सल्यूशंस का एक बड़ा बैलेंस सा प्रोग्राम था,
और मेरी बड़ी दुआएं हैं कि ये डिस्कशंस भी होती रहें, इस तरह के प्रोग्रामों को बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको नई नई जहतों के साथ और ज़्यादा फैलना चाहिए और इन प्रोग्रामों को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हमें किसी और रूप में हम दोबारा इसका वेट भी कर रहे हैं और इसके मुंतज़िर भी हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम वो लोग जो इस तमाम 9 बरस में हमारे साथ शामिल रहे, जिन्होंने दुआएं दी, जिन्होंने हमें तनकीदी अंदाज में बताया कि आप इस रुख को अपनाएं, इस तरफ को चलें, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला जो वो कहा ना कि यानी आगे चलेंगे दम लेकर, तो इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे दम लेकर और एक नए अंदाज में हम आपके साथ शामिल होंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और वो ये है कि हम सबको अपनी अपनी जगह रह के, मुझे भी और आपको भी कोशिश करना है कि हम अपने वतन को, अपने मुल्क को इस भंवर से निकालें जिस भंवर में हम फंसे हुए हैं।